बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की सेकंड क्लास है। पहली क्लास सबको फॉरवर्ड की जा चुकी है रिकॉर्डिंग, और आप लोगों ने सुन भी लिया है। होमवर्क भी मैंने दिए थे, वो भी आपके आंसर्स भी आप लोगों ने भेज दिए हैं। इसका मतलब क्लास में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मिनट आप होल्ड पे रहें। कोई सवाल किसी का है जब तक तो पूछ सकते हैं। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं इंतज़ार करते हुए। अभी कोई और आ नहीं रहा है। मैसेज डाल दिए गए, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। वेबसाइट जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। तकरीबन 10-15% काम बाकी रह गया है। फिर ये आप लोगों को दे दिया जाएगा इसका यूआरएल, क्योंकि अभी जो है इसमें थोड़ा सा वर्क बाकी है। तो आपकी वीडियो फिर इंशाल्लाह इसी पर ही अपलोड हुआ करेंगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा डीप स्टडी करने के, वो यहाँ पर इनहेरिटेंस बुक इंग्लिश में जाने के बाद इंग्लिश के अंदर बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं, और भी इंशाल्लाह धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी। अभी ये साइट है वो टेम्परेरी है। इसका जो ओरिजिनल यूआरएल है, दैट इज़ आई, आप नोट कर सकते हैं उसको, IIRC.ORG.in होगा। ये उसका ओरिजिनल यूआरएल होगा। अभी फ़िलहाल डेवलपर के साइट पर ही है। 10-15 दिन में इंशाल्लाह ये हमारी साइट पर आ जाएगी, IIRC.ORG.in। तो ये इंग्लिश की सारी बुक्स मौजूद हैं। यहाँ से ये बुक्स जो हैं रीड भी की जा सकती हैं और डाउनलोड भी की जा सकती हैं। रीड पे क्लिक करेंगे तो ये रीड के लिए आपके पास पूरी बुक खुल जाएगी, और डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। और डाउनलोड जो है, आप उस दूसरा जो बटन था रेड बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगी। तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी। तो ये इंग्लिश में भी मौजूद हैं, ये उर्दू के, ये डाउनलोड हो गई किताब, नीचे देख रहे हैं आप। उर्दू के अंदर जो उर्दू में इंटरेस्टेड हैं उर्दू से फ़ायदा उठा सकते हैं, बट पहले जो मैं क्लास ले रहा हूँ उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी समझने के अंदर। और जो लोग अरबी जानते हैं, अरबी के अंदर भी 4 बुक्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये अरबी की बुक्स हैं, ये भी ज़ख़ीम किताबें हैं। और जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वो ये हैं। यहाँ पे बहुत सारे उलमा इकराम के वीडियोस उनके नामों के साथ दे रखे हैं, जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल हम अपनी क्लास की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे उसको फिर हम नहीं करेंगे उसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बेटा और बेटी के बारे में है कि डिस्ट्रीब्यूट करना इनहेरिटेंस को एक बेटे में और एक बेटी के अंदर, तो ये आयत करीमा किसके अंदर मौजूद है? 4:11 के अंदर, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो यहाँ पे हर बेटे के कितने हिस्से हैं? 2 शेयर हैं। और बेटी का शेयर कितना है?
एक शेयर है, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 3 शेयर हो गए। 2 + 1, यानी पूरी जो प्रॉपर्टी होगी, टोटल प्रॉपर्टी, उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्ज कर लीजिए जो इनहेरिटेंस अमाउंट है वो तकरीबन 3 लाख रुपए अगर हो, तो 2 लाख किसको चले जाएंगे? सन को चले जाएंगे। और 1 लाख जो है किसको चला जाएगा? डॉटर को चला जाएगा। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम समझने में? आसान है। नो सर। ठीक। बिल्कुल ऐसा। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जहां पर किसी को इश्काल हो फौरन पूछ लें, क्योंकि हम 8-10 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि पूरा हफ्ता है उसमें फिर आपको कुछ होमवर्क भी दिए जाएं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बेटा है, 5 बेटियां हैं। तो बेटा और बेटी जब एक साथ मौजूद होते हैं तो इसकी कैटेगरी क्या होती है? असबा बी गैरी होती है। इसकी कैटेगरी होती है असबा बी गैरी। ये आप उस बुक से, जो बुक आपको दी गई है, रेड कलर की जो बुक है आपके पास, वहां से इसको हम देख सकते हैं कि ये असबा बी गैरी जो है, यहाँ पर इस बुक के अंदर, चूंकि ये वैसे याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहें तो आसानी हो जाएगी। बेटा और बेटी जो किसके अंदर आती हैं? असबा बी गैरी के अंदर आती हैं। लेकिन सवाल में जो ये ब्रदर दे रखा है, ब्रदर कौन सी कैटेगरी में आता है? ब्रदर आता है असबा बी नफसी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो असबा बी नफसी के अंदर आपके पास ये ब्रदर नीचे तीसरे नंबर पर आ रहा है। रियल ब्रदर अगर नहीं मेंशन है तो रियल ब्रदर मान के चलेंगे। तो जब कभी भी, मोटा सा उसूल याद रखना है कि जब कभी भी ये कहलाएगा असबा बी नफसी, जब कभी भी बेटा या बेटी या पोता या पोती एक साथ हो, या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी का सन मौजूद है, किसी का ग्रांड सन मौजूद है, तो बेटा की मौजूदगी में और बेट पोते की मौजूदगी में, बेटे और पोती की मौजूदगी में ब्रदर का कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर ऑफ रियल ब्रदर। रियल ब्रदर का कोई भी हिस्सा नहीं है। अगर हम इसको रियल ब्रदर तस्लीम करते हैं तो नो शेयर ऑफ रियल ब्रदर ड्यू टू सन। हमारे केस में चूंकि सन मौजूद है, हमारे केस में सन मौजूद है, तो ड्यू टू सन रियल ब्रदर का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस में कितने लोग यहाँ पर रह गए? केवल एक सन और 5 डॉटर्स। तो यहाँ पे कितने शेयर बनेंगे टोटल? इसके शेयर कितने हैं? 2। 5 बेटियों के शेयर कितने होंगे? सर दूसरा। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये एक होगा। मतलब एक दो बेटे, दो बेटी शेयर होंगे बेटे सात। हुए, 5 बेटियों के 5 शेयर होंगे, क्योंकि ई हर बेटी का एक है। हर बेटी का एक, जी। हर बेटी का एक शेयर है। तो यहाँ पे कितने शेयर हो गए? 5 शेयर हो गए। ईच जो सन है, हर सन के होते हैं 2 शेयर, राइट। और ईच डॉटर का होता है 1 शेयर। तो ईच डॉटर का जब 1 शेयर हो गया, तो यहाँ पे 5 डॉटर हैं तो 5 शेयर हो गए, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी अगर मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटा, 5 बेटियां और एक भाई छोड़ा था, तो भाई तो कैंसिल हो गया ड्यू टू दी सन। अब बचे कितने? एक बेटा और 5 बेटियां। तो एक बेटे, सर भाई किसी तरह का भी भाई होगा ना, किसी भी तरह का भाई होगा, वो चाहे आगे वो डिस्कशन। हकीकी भाई हो। हाँ नहीं, हाँ वो डिस्कशन करेंगे आगे जिस जैसे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ स्लाइड पर डिस्कशन करेंगे तो अच्छा अच्छा। कंफ्यूजन हो जाएगा। जो भी आ रहा है उसी के बारे में डिस्कशन ओके। करेंगे, ठीक है। ओके। तो बेटे के 2 हिस्से, बेटी के 5 हिस्से, यही लोग थे मरने वाले के पीछे, यानी जो डिसीड्स पर्सन था उसके पीछे यही लोग थे। तो पूरी प्रॉपर्टी 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फर्ज कर लीजिए कि 7 लाख रुपए थे, अगर 7 लाख थे, तो 2 लाख बेटे को जाएंगे और 1-1 लाख हर बेटी को चला जाएगा। इसमें किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो तो बता दें, क्योंकि अब इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है।
कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि 2 सन होते हैं, अगर यहाँ 2 सन हो जाए तो कितने हो जाएंगे? अगर इस सवाल में 2 सन और 5 बेटियां हो जाएं तो कितने शेयर बनेंगे? तो 9 शेयर में 2 बेटों के, 2 सन्स के कितने हो गए? 4 शेयर हो गए। 5 डॉटर के कितने हो गए? 5 हो गए, यानी 9 हिस्से हो गए। तो आई थिंक इस तरह का सवाल जब भी आएगा, आई थिंक आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। जब बेटा और बेटी मौजूद हैं, अगर बेटा और बेटी की जगह पर यही चीज, अगर बेटा है और बेटी है, इसकी जगह पर अगर हम ग्रांड सन कर दें, इसको अगर हम ग्रांड सन कर दें और इसको ग्रांड डॉटर कर दें, यानी 1 ग्रांड सन और 5 ग्रांड डॉटर, तो भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा और बेटी मौजूद ना हो, पोता और पोती मौजूद हो, एक पोता, कोई पीछे से आवाजें आ रही हैं घर की तो उसको बंद कर लें प्लीज। जहाँ पे खामोशी है वो ऑन कर सकते हैं माइक, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो जाएगी सारी, और समझ किसी को कुछ नहीं आएगा। शुक्रिया। तो अगर बेटे और बेटी की जगह पर पोते और पोतियां हों, तो जिस तरीके से ईच सन के 2 शेयर थे, इसी तरीके से ईच ग्रांड सन का भी क्या होगा? 2 शेयर होगा। यानी इसकी जगह पर आपके पास ग्रांड सन हो जाए तो उसके भी 2 शेयर होंगे, इसकी जगह पर अगर ग्रांड डॉटर हो जाए तब भी आपके पास उसका 1 शेयर होगा। तो ये बात आई थिंक वाज़ेह हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि अगर बेटा बेटी हैं तब भी उनका रेशियो 2:1 है, और अगर पोता और पोती हैं तब भी उनका रेशियो क्या है? 2:1 है। अब चूंकि वहां 2 ही लोग थे तो वहां पे कैटेगराइज नहीं किया, यहाँ पे हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार एक मेथड आपको बता दिया गया है। तो स्टेप 1 में हम जो लिखते हैं टोटल शेयर ऑफ, आपके पास ना लिखकर हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, कौन कौन से इनहेरिटर्स हैं और उनके शेयर्स कितने। तो पूरा पूरा नाम ना लिखे हम उसको, यहाँ पे चूंकि सारा नाम लिखा हुआ है, इसमें फादर है, डॉटर है और वाइफ है। तो जो फादर है वो हमेशा क्या होता है? जेड एफ होता है, जबिल फरूज, यानी प्राइमरी ईयर्स, जिसका हिस्सा फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड हिस्सा है वालिद साहब का वो 1/6 है। लेकिन औलाद में यहाँ कौन है मौजूद? बेटी है। अगर औलाद में बेटी मौजूद हो तो वालिद साहब को रेसिड्यू भी जाता है, बचा हुआ भी जाता है। बट ये कंपलसरी नहीं है, जाएगा, बचेगा तो जाएगा। एक ही अगर बेटी हो तो उसका हिस्सा आधा है, ये भी जेड एफ है, जबिल फरूज है, प्राइमरी एयर से। वाइफ भी जेड एफ है, जबिल फरूज है, और औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 होता है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। वाइफ का हिस्सा 1/8 है औलाद की मौजूदगी में, ड्यू टू किड, कैसा भी किड हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको वालिद साहब को जो रेसिड्यू मिल रहा है, दिस वन, ये क्यों क्यों मिल रहा है? ये ड्यू टू आपके पास डॉटर मिल रहा है। अगर यहाँ पर सन होता, अगर यहाँ पर सन होता इसकी जगह पर, तो वालिद साहब का हिस्सा कितना होता केवल? अगर केवल यहाँ पर सन होता तो वालिद साहब का हिस्सा केवल 1/6 होता, रेसिड्यू नहीं होता। अगर सवाल में डॉटर की जगह पे सन कर दिया जाए तो वालिद साहब का हिस्सा 1/6, बीवी का हिस्सा 1/8, और यहाँ पर जो सन था उसको क्या मिल जाता? फिर रेसिड्यू मिल जाता, बचा हुआ माल मिल जाता। लेकिन हमारे सवाल में यहाँ पे डॉटर है, डॉटर का हाफ है, वालिद साहब का 1/6 है, बीवी का 1/8 है, और अगर बचा तो वालिद साहब को जाएगा। तो हम देखते हैं क्या बचा या नहीं बचा। तो स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे स्लो कर सकते हैं जी, आप स्लो करके पढ़ाइए। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जब निकालेंगे तो फादर प्लस डॉटर प्लस वाइफ। फादर का कितना? 1/6, डॉटर का 1/2, वाइफ का 1/8। एल्शियम कितना आएगा, कोई बताएगा भाई जो ऑनलाइन है? एल्शियम कितना आएगा? एक थंब रूल याद रखना है, जब कभी भी 1/8 फ्रैक्शन होगा तो एल्शियम कितना आएगा? 24 एल्शियम कितना आएगा? 24। 24
जब कभी भी 1/8 आएगा तो ये जर्नल रूल बन जाता है। अब 6 से इसको काटते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 24 काटेंगे ये 12 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो 16 और 3 19/24 हो गया। इसका मतलब कुछ बच गया, 19 आपके पास 24 यानी बच गया। 24/24 होता तो नहीं बचता। इसका मतलब यहां पर आर की वैल्यू कुछ बच रही है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में हम निकालते हैं आर की वैल्यू, रेसिड्यू। तो रेसिड्यू जो निकाला जा रहा है ये किसके लिए निकाला जा रहा है? ये शेयर ऑफ असबा बी नफसी का निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फादर हैं वो जेडएफ तो होंगे, लेकिन डॉटर की मौजूदगी में वो जेडएफ के साथ में प्लस असबा बी नफसी भी होंगे। तो असबा बी नफसी के बतौर उनको क्या मिलेगा? रेसिड्यू मिलेगा। तो वालिद साहब का जब हम निकालेंगे तो टोटल में इस तरके में से -19/24 जब आप करते हैं तो ये 24 आ जाता है, ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, और यही 24 आपके पास नीचे आ गया, और ऊपर वाली जो वैल्यू है 19 ये यहाँ पर आ जाएगी। तो 24 - 19 कितना आ जाएगा? 5/24 हो जाएगा। अब वालिद साहब का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? टोटल शेयर ऑफ फादर, फादर को दो तरीके से मिल रहा है, एक तो जेड एफ मिल रहा है और एक आर मिल रहा है। जेड एफ कितना मिल रहा था? वालिद साहब का जेड एफ कितना था पीछे? 5/6। और आर कितना निकाला आपने? 5/24। कोई बताएगा आंसर कितना आ जाएगा ये फाइनल? 5/20। कितना? 5/24 5 क्यों आ जाएगा? जी। 1/6 ये है, 6 5/24 ये, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 बाय क्यों आएगा? 144 नहीं नहीं, 5/144 गलत। गलत। जी, एल्शियम कितना आएगा इसका? अच्छा पहले 24। एल्शियम 24 आया, 24 आएगा तो 6 से 24 को कट करें कितना आएगा? 4। 4 आ गया, और यहाँ 24 है और ये भी 24 है, तो ये वैल्यू वैल्यू 5 एट एग्जैक्टली आ जाएगी। कितना हो गया? 24। 9/24। यहाँ पे किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? क्योंकि सारा मेन जो है वो एडिशन है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है किसका? फ्रैक्शन का। तो वालिद साहब को जो कुरान करीम में फिक्स है वो 1/6 है, लेकिन सारे वारिसीन को बांटने के बाद भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बच रहा है, क्योंकि ये 19/24 आ रहा है। तो वालिद साहब के औलाद में अगर फीमेल हो तो रेसिड्यू भी मिलता है, अगर बचता है तो बच रहा है तो वालिद साहब को यहाँ का 5/24 और दे दिया जाएगा। यानी अब जो टोटल शेयर वालिद साहब का हो गया ये हो गया। तो स्टेप नंबर जब 4 में जाएंगे, तो फादर प्लस डॉटर प्लस वाइफ। तो फादर का यहाँ पे 1/6 नहीं रखा जाएगा, 9/24 रखा जाएगा। डॉटर का 1/2, वाइफ का शेयर कितना? 1/8। इसका एल्शियम 24, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो 24/24 यानी पूरी प्रॉपर्टी जो है कितने पार्ट में डिवाइड की जाएगी? 24 24 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। तो जो भी अमाउंट होगा इनहेरिटेंस अमाउंट, उस इनहेरिटेंस अमाउंट को, यानी वन शेयर अगर किसी ने निकालना होगा तो वन शेयर निकालना होगा, तो इनहेरिटेंस अमाउंट बटा ये जो 24 है, ये नीचे वाला तो एलसीएम लेने के लिए होता है, बेसिकली ये वाला पार्ट होता है जो भी आएगा। यहाँ पे 24 रख दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 24 लाख की प्रॉपर्टी है तो 9 लाख किसको चले गए? फादर को चले गए, और 12 लाख बेटी को चले गए, 3 लाख वाइफ को चले गए। कोई किसी को मुश्किल समझने में? प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह आता रहेगा, प्रैक्टिस से ही काम होना है सारा।
क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा तो पता लग जाएगा आप लोगों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। इसी सवाल में एक बात ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर फादर की जगह पर अगर ग्रैंड फादर होते, यहाँ पे अगर ग्रैंड फादर होते, तब भी सॉल्यूशन सेम ही होता। क्योंकि जब फादर ना हो तो फादर की जगह पर ग्रैंड फादर ले लेते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क में तो ये चेंजेस कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 1, सवाल नंबर 4 में हस्बैंड मौजूद है, एक बेटा और एक बेटी मौजूद है। स्टेप नंबर 1 में हमने ये लिखा कि कौन कौन मौजूद है। हस्बैंड मौजूद है, सन मौजूद है, डॉटर मौजूद है। हस्बैंड हमेशा जबिल फरोज होता है, उसकी दूसरी कोई कैटेगरी नहीं होती। औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा कितना है? आयत नंबर 12 कुरान करीम की, सूरह निसा की 4:12। कोई बताएगा? या वो जो किताब है उसमें 1/4 वन बाय 1/4 1/4। वेरी गुड। 4 वो 1/4 ये हो गया। और जब कभी भी बेटा और बेटी होंगे तो वो रेसिड्यूअरी कहलाएंगे, और रेसिड्यूअरी में वो कहलाते हैं असबा बी गैरी ही कहलाते हैं, ये दोनों के दोनों। इनको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट में भी किया जा सकता है। आर की वैल्यू यहाँ पे, आर की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी टोटल में से ये 1/4 अगर आप माइनस कर देंगे तो आर की वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से? 4 - 1 = 3/4। यानी 3/4 माल है दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इन हस्बैंड, इन आपके पास सन एंड डॉटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2:1। जो सन है और जो डॉटर है इसकी रेशियो 2:1 बनती है। और इनका जो एडिशन बनता है वो 2+1 यानी 3 बनता है। तो यहीं से हम वी कैन फाइंड आउट कि जो सन का शेयर निकालेंगे वो आर की वैल्यू यानी 3/4 यानी दिस वन, और रेशियो ऑफ सन इज दिस वन, ये रेशियो ऑफ सन आ गया, और एडिशन ऑफ रेशियो इज 3। कितना आ जाएगा फाइनल होके? आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 3। 3/6। नहीं, कट कर दीजिए इसको। 3/4 तो रेसिड्यू था, 2 इसकी निस्बत हो गई यानी इसका रेशियो हो गया। ये एडिशन ऑफ जो फार्मूला लिखवाया गया था लास्ट टाइम पे, ये एडिशन ऑफ रेशियो हो गया, ये एडिशन ऑफ रेशियो है। हाँ जी, 3/6 आएगा ना। 3 से 3 आप काट देंगे, इस 2 से ओके ओके। ये 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। 2। 1/2। ये क्लियर है सबको? इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं किसका? डॉटर का, तो 3/4 रेसिड्यू है, बचा हुआ माल। बेटी की निस्बत कितनी है? 1, और निस्बतों का जोड़ कितना है? 3। यानी ये वाली वैल्यू 3, ये यहां पर आ जाएगी 3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कटने के बाद? सिंप्लीफाई करें भाई। 3 से 3 चलेगा, 1/4। वेरी गुड, 1/4। तो कुरान करीम में जो डिस्कशन था फिक्स वाला, वो ये था केवल शौहर का। तो सही बुखारी की हदीस शरीफ है कि सबसे पहले उनके हिस्से दिए जाएं जिनके फिक्स शेयर्स हैं, बाकी जो बचे वो फिर असबात का होता है। तो असबात में बेटा बेटी थे, उनके रेशियो 2:1 है, 3/4 को 2:1 में कर दिया। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हम छोटे से बॉक्स में यहीं पे निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल सकते हैं। दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हस्बैंड आपके पास, ये सन और ये डॉटर। हस्बैंड को 1/4 दे दिया गया, सन को 1/2 दे दिया गया, डॉटर को 1/4 दे दिया गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी अगर
किसी के पीछे उसका शौहर है, मरने के बाद उसने अपने यानी वाइफ की डेथ हुई होगी, शौहर को छोड़ा, अपने एक बेटे और एक बेटी को छोड़ा, तो उसकी प्रॉपर्टी 4 पार्ट में डिवाइड कर दी जाएगी। तो अगर 4 लाख की प्रॉपर्टी हो गई तो 1 लाख शौहर को चला गया, 2 लाख बेटे को और 1 लाख बेटी को चला गया। कोई कंफ्यूजन? ये है रेसिड्यू आर, जो फार्मूला लिखवाया गया था, दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। ये जो 2 है, ये है आपके पास रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत, रेशियो ऑफ सन। और जो ये नीचे है, ये एडिशन ऑफ रेशियो है। तो इसी तरीके से ये बेटी की निस्बत आ गई, ये एडिशन ऑफ रेशियो आ गया। तो जब कभी भी आसबा का कॉन्सेप्ट आएगा, आसबा भी गहरी हो या माँ गहरी हो, तो उसमें इस तरह के फार्मूले लगाए जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत हो रही हो तो पूछ लें, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इल्म जो है हर एज में सीखा जा सकता है। घर में कम से कम एक फर्द को तो आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए भाई। एक आउट ऑफ क्वेश्चन है, अभी जो आपने सॉल्व किया था उसका नहीं है, दूसरा एक सवाल है। हाँ, आपका अपना सवाल है, दें क्या सवाल है। हाँ जी। वो आपके इसमें रेफर कर रही थी, तो उसमें जो टोटल शेयर आता है उससे बढ़कर अगर जबील फिरोज का शेयर आ गया हाँ, तो क्या तो होगा। उसको किस तरह शेयर किया जाएगा? हाँ, तो अभी उसको उसको भी देखेंगे। अगर टोटल बढ़ जाता है तो क्या होगा, समटाइम्स क्या होगा हम देखेंगे आगे। जी। कि अभी जो हम ये निकाल रहे हैं, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम, ये जितना भी आ रहा है अभी तक आप देख रहे हैं, तो वो इक्वल आ रहा है। जैसे कहीं पर 24/24 आ गया, पीछे अभी हमने निकाला ये 4/4 आ गया। हम्म। हम्म, और उससे पीछे हमने निकाला ये आपके पास उससे पिछले वाले में किसी दिन सवाल में आया था इक्वल आ गया। तो ये क्या हो रहा है, अभी इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है। जी। एक कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन ये होती है, जो अभी सवाल करेंगे धीरे धीरे, कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम, ये ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर देन 1 आ जाए। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ सकता है आपके पास 13 बटे आपके पास 13 ऑब्लिक आपके पास ये 8 आ जाए। ऐसा भी हो हम्म, सकता है, ये कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, यानी ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 9/8 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन सारे हो गए। तो जब ये ग्रेटर हम्म, देन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है एन वाव लाम ऑल, हम्म, AWL ऑल। इसका सवाल भी देखेंगे कैसे करने का है अभी। हम्म, और तीसरी एक कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन आती है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम ये लेस देन 1 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है, ये 2/3 हो जाए। कभी हो सकता है आपके पास कि वो 11/12 हो जाए। तो ये सारे लेस देन है। तो हम्म। अगर लेस देन आता है आपके पास और आगे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कंडीशन कब आएगी। रेसिड्यू की मौजूदगी। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन में तो जबिल फ्रूज भी हो सकते हैं इसके अंदर, एंड असाबात भी हो सकते हैं इन वाली कंडीशंस में। हम्म, पहली और दूसरी कंडीशन में इक्वल में और ग्रेटर देन में जबिल फ्रूज भी हो सकते हैं, असाबात भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास ये वाली जो कंडीशन है, जी। इसके अंदर केवल जबिल फ्रूज ही होते हैं। हम्म, ये कंडीशन कहलाती है रद्द की, या RETURN रिटर्न। इसके ऊपर मेरी सेपरेट बुक है, रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से। जी।
तो अभी इसको बाद में पढ़ेंगे कि ये लेस देन की कंडीशन में क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी हम कोई ऐसा सवाल ले लेते हैं जिसके अंदर ग्रेटर देन आ रहा हो, जिसके अंदर ग्रेटर देन आ रहा हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक सवाल अपनी तरफ से ले लें, फॉर एग्जांपल कि किसी के डेथ के बाद उसका हस्बैंड मौजूद है, 2 डॉटर्स मौजूद हैं, फादर मौजूद है, मदर मौजूद है, और नहीं, वाइफ तो मरी गई। तो यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो गया, 1/4। 2 डॉटर्स का कितना हो गया, 2/3। ये जबल फरूज है, ये जबल फरूज है। फादर जबल फरूज भी है प्लस असबा भी है, चूंकि औलाद में डॉटर मौजूद है, तो 1/6 भी है प्लस आर भी मिलेगा, बचेगा। तो माँ हमेशा ZF है, माँ का कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या ये ज्यादा हो रहा है, देखते हैं अभी। हस्बैंड प्लस 2D यहाँ लिख लीजिए, प्लस फादर लिख लीजिए, प्लस मदर लिख लीजिए। 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/6, 1/6 कितना हो रहा है, 12। ये कितना हो जाएगा, 3। यहाँ कितना आएगा, 3 4 जा 12, 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, और ये 4 हो गया, नहीं ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया ये, 15। 15/, ये कंडीशन हो गई ग्रेटर देन 1, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपके घर में ये केस एग्जिस्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किया जा रहा है, कुरान करीम में शौहर का हिस्सा 1/4 है, तो क्या ये अपने इस अमाउंट से कम लेना पसंद करेगा। अगर इसको ये कहा जाए, किया जाएगा कि इसको ये कहा जाए कि आप कम पैसे ले लें जो शेयर में आ रहे हैं, क्या ये उसके लिए मानेगा बात को, इसको तो हक मिल रहा है, क्या बेटी मानेगी, नहीं मानेंगे, वालिद साहब मानेंगे, नहीं अगर इस मानेंगे। कोई नहीं मानने वाला इसमें से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो क्या हो गया कि अगर ये 12/12 होता फिर तो सबको ठीक जा रहा होता, इस केस में सबका परसेंटेज घट रहा है। अगर हम ऐसा करें कि हस्बैंड को 1/4 दे दें तो इसको तो पूरा पूरा हक मिल गया, लेकिन बाकी लोगों को 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बाकी लोगों के शेयर तो कम हो जाएंगे ना, बाकी लोगों का पैसा तो कम हो जाएगा ना। इसी तरीके से बेटी को, दोनों बेटियों को 2/3 पहले दे दिया जाए, और फिर बाकी जो बचे 1/3 उसमें से शौहर को दिया जाए, इसको दिया जाए। तो किसी एक को अगर पहले दे दिया जाए और बाकी को दिया जाए रिमेनिंग में से, तो उनकी वैल्यूज कम हो जाएगी। तो बेटर इज दैट कि हम ऐसा ना करके सबके शेयर ही थोड़े थोड़े कम कर दें। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है टोटल, ये जो बेसिकली नीचे वाला जो पैरामीटर है, ये केवल ये फंक्शन जो काम कर रहा है इसलिए काम कर रहा है कि हम ये वैल्यू निकाल सकें। तो एक्चुअल जो डिवीजन है बेसिकली ये एक्चुअल डिवीजन है, एक्चुअल डिवीजन हमारे पास ये है। तो टोटल प्रॉपर्टी कितने में डिवाइड होगी, यहाँ पे 15 हिस्सों में, 12 में डिवाइड नहीं होगी। टोटल inheritance will be divided into 15 पार्ट्स, 15 हिस्सों में डिवाइड की जाएगी। यानी अगर हम इंडिविजुअल हर एक का शेयर देखें तो यहाँ पे हस्बैंड का शेयर कितना बन जाएगा, हस्बैंड का शेयर बन रहा है कितना, 3/15।
ठीक है ना। इसी तरीके से 2D का शेयर बन रहा है 8/15, और जो ये फादर। फादर है, फादर का शेयर बन रहा है 2/15, और मदर का शेयर भी 2/15। तो ये रेशियोज उनको मिलेंगे। यानी पूरी जो प्रॉपर्टी होगी उसको 15 से डिवाइड करेंगे, उसमें से 3 शेयर हस्बैंड को, 8 दो बेटियों को, यानी 4 4 हर बेटी को, और 2 फादर को और 2 मदर को चले जाएंगे। तो जब कभी भी ये कंडीशन हो तो हमें इन दो में तो दिक्कत है ही नहीं। अगर इक्वल हो तब भी हमने इसी वाली वैल्यू को लेना है। यानी अगर ऐसा होता ये 12/12 होता तब भी यही वैल्यू लेते, अगर ये ऐसा होता 24/24 होता तब भी यही वैल्यू लेते। नीचे वाला फंक्शन तो इनको शेयर्स को काउंटिंग नंबर में लाने के लिए है, तो नीचे वाले फंक्शन को नहीं देखना, हमने ऊपर वाले को देखना है। ऊपर अगर 15 हो गया तो ये 15 पार्ट में ही पूरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये टर्म कहलाता है ऑल। ऑल के केस में हर एक का परसेंटेज वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 कितना बन रहा था, 2/3 था वो 66.66 था ना। 2/3 था वो कितना था, 66 पॉइंट, अच्छा ये कैलकुलेटर दूसरा ऑन हो गया है, साइंटिफिक। 2/3 जो था वो 66 पॉइंट ये था 66, लेकिन अब कितना आ रहा है आपके पास टू डॉटर का 8/15, 8/15। अब ये वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई है, हर एक की वैल्यू कम हो जाएगी। हर एक की वैल्यू थोड़ी धीरे धीरे आप उसी रेशियो में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 53.33 हो गया, ये हो गया 53.33 हो गया। हस्बैंड को अगर हम देखते हैं, हस्बैंड का हो गया 3/15, 3/15, ये हो गया 20%। ये आपके पास 20% हो गया। फादर का 2/15, 2/15, 13.33, 13.33, 13.33। तो अब इनका ये वाली वैल्यू जा रही है, जबकि आपके पास फादर का कितना जाता, आपके पास 16 पॉइंट था। फादर का 1/6 कितना था, ये कितना था 25% था, ये कितना था 66.66 था। और ये जो मदर का था ये 1/6 कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, 16 पॉइंट आई थिंक जाएगा। 1/6 कितना होता है 16.6, नहीं नहीं 1/6 गलत हो गया, 1/6, 16.66, 16.66% था। फादर का 16.66 था, और बाकी रेसिड्यू फिर इसको चला जाता है। अब सबका जो इस तरीके, अब ये देखें पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला ये कितना आ रहा है, ये 99 तो ये हो गया, और ये 9 हो गया, और 7 8 9 आ गया। क्लियर है, 99.9 यानी 100% हो गया। तो उसी प्रोपोर्शन में सबका कम हो रहा है धीरे धीरे। आपको ये नहीं कह सकता जी मेरा जो है कम हुआ है दूसरे कम नहीं हुआ है, हर एक का इक्वल रेशियो में कम हो जाएगा। अगर हम किसी एक को पहले देते हैं तो फिर वो बाकी लोगों के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। तो स्कॉलर सेज के इन केस ऑफ द ऑल जो 15 आ रहा है उससे टोटल इनहेरिटेंस को डिवाइड कर देंगे, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये परसेंटेज ऐसे निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये थोड़ा सा ये थ्री बाय और टू डॉट भाई रियल जो शेयर हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें कि भाई 40,000 रुपये छोड़े थे मेरी बीवी ने, तो मुझे जो है उसमें से चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए, तो 40,000 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये। तो आपको तो हमने 10,000 रुपये दे दिए,
लेकिन बाकी लोगों को कैसे करेंगे भाई? अगर सबको उसका पूरा पूरा हिस्सा देते रहे तो कहाँ से लेकर आएंगे आप? अगर आप इसको जोड़ें, अगर आप इसको जोड़ के देखें, क्या ये ज्यादा नहीं हो जा रहा है कि ये आपके पास ये 25% हो गया, ये आपके पास 25% हो गया, ये 66 हो गया, और ये 16 हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये ज्यादा नहीं हो जा रहा 100 से? तो फिर कैसे काम करेंगे? तो उसको अगर टोटल प्रॉपर्टी को इस 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक का अमाउंट जो उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे हस्बैंड को जो इतना नहीं जा रहा है, 1/4 नहीं जा रहा है। हस्बैंड का पहले कितना था? 25% था। हस्बैंड का 5% कट गया है। 1/4 था तो ये 3/15 हो गया। हाँ, 3/15 हो गया। पहले क्या होता था? पहले क्या होता? 3/12। अगर ये 12 होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 12 होता तो इसका हिस्सा कितना होता? 3/12। इसका कितना होता? 8/12। 2/6, 2/6। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन में 12 के लिए 15 बैठा दिया। 15 ले लिया। अच्छा, बस ये बस इतना सा काम करना है, आ जाएगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे करना। आई थिंक ये वाला सवाल सारे लोग निकाल लेंगे। हस्बैंड है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है जो अभी हमने निकाला है। इस वाले को ले लिया जाए। स्टेप नंबर 1, सवाल नंबर 6 के अंदर माँ मौजूद है, वालिद साहब मौजूद हैं, वाइफ मौजूद है, 2 ब्रदर्स मौजूद हैं। तो इन सब को लिख लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ये मदर को हम एम लिख सकते हैं क्योंकि सबको शॉर्टकट बता दिया गया है। तो मदर आपके पास एम से डिनोट हो गया, फादर एफ से हो गए, वाइफ डब्ल्यू से हो गई, और ये 2 ये आपके पास रियल ब्रदर हमने लिख दिया, यहाँ पे रियल लिख दीजिए। तो मदर जो है हमेशा जेड एफ है, जबिल फ्रूज है, औलाद यहाँ पर नहीं है। अगर किसी ने किताब पढ़ रखी है मेरी जो मैंने दी थी रेड कलर की, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो माँ का हिस्सा कोई बताएगा कितना होगा यहाँ पर? 1/4 1/4 माँ का हिस्सा, माँ का, मदर का। औलाद की गैर मौजूदगी में बदलता है क्या? जी जी, 3। मौजूदगी में जी जी, मदर का ध्यान से सुन लीजिए। अगर औलाद होती है तो माँ का हिस्सा 1/6 होता है। अगर औलाद नहीं होती है तो माँ का हिस्सा 1/3 होता है। तो हमारे केस में औलाद नहीं है, माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए था? 1/3। लेकिन अगर औलाद ना हो और किसी भी तरह के ब्रदर एंड सिस्टर या केवल ब्रदर मौजूद हों, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 3 केसेस हैं माँ के लिए। अगर औलाद नहीं है तो 1/3, अगर औलाद है किसी भी तरह की तो 1/6। अगर औलाद नहीं है लेकिन किसी भी तरह के भाई बहन मौजूद हों या 2 ब्रदर मौजूद हों किसी भी तरह के, 3 तरह के हमारे पास ब्रदर सिस्टर होते हैं। एक रियल होते हैं, एक पैटर्नल होते हैं, और एक मैटरनल होते हैं। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा 1/3 से हट के कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये किताब में आपको इस वाले पेज के ऊपर दिखाई देगा। ये आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे इंशाल्लाह याद होता रहेगा। ये शेयर ऑफ मदर मैंने बहुत इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। अगर किड्स में बेटा बेटी पोता पोती मौजूद है तो माँ का हिस्सा 1/6। किड्स में अगर बेटी पोती मौजूद है तो भी 1/6। लेकिन कोई किड्स नहीं है, किसी भी तरह का कोई भाई बहन भी नहीं है, तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/6 है। 2 और मोर ब्रदर एंड सिस्टर, किड्स नहीं है बट 2 या 2 से ज्यादा ब्रदर एंड सिस्टर मौजूद है। हमारे वाला केस ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, औलाद तो नहीं है लेकिन 2 या 2 से ज्यादा ब्रदर एंड सिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। अब चाहे वो रियल ब्रदर हो, चाहे रियल ना हो, किड्स ना हो, और वो पैटर्नल हो, इसी तरीके से रियल ब्रदर, किड्स भी नहीं है, रियल ब्रदर भी नहीं है, पैटर्नल भी नहीं है, लेकिन मैटरनल मौजूद हूं, तो इसका मतलब हो गया एनी काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएं 2 या 2 से ज्यादा,
तो यानी ये वाली कंडीशन किड्स नहीं है बट दो या दो से ज्यादा ब्रदर और सिस्टर मौजूद हो, चाहे रियल हो, पैटर्नल हो, मैटरनल हो, माँ का हिस्सा 1/6। माँ का हिस्सा 1/3 कब है? जब कोई भी मौजूद नहीं है, नो किड्स, नो रियल ब्रदर सिस्टर, और आपके पास ये भी मैटरनल भी नहीं है, या औलाद तो नहीं है लेकिन किसी भी तरह का एक भाई या एक बहन होती। यानी इस सवाल में अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर अभी जो दो ब्रदर एंड सिस्टर नजर आ रहे हैं, ब्रदर नजर आ रहे हैं, तो माँ का हिस्सा यहाँ पर अभी 1/6 है। अगर इसमें केवल एक ही ब्रदर होता तो माँ का हिस्सा कितना होता? 1/3। तो ये थोड़े से आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगा। माँ का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में 1/3, लेकिन अगर किसी भी तरह के भाई बहन दो या दो से ज्यादा हों तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 होगा। वाइफ का हिस्सा औलाद नहीं है, कितना होना चाहिए? 1/8. औलाद औलाद नहीं है, औलाद नहीं तो 1/4. 1/4। वालिद साहब को यहाँ पे ZF होना चाहिए या असबा होना चाहिए? तो जर्नली हम ZF याद कर लेते हैं, बट वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती है। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। यहाँ पर ये ZF नहीं होंगे, क्योंकि ZF कब होते हैं वालिद साहब? जब औलाद होती है। यहाँ पे औलाद नहीं है तो वालिद साहब क्या बनेंगे? असबा बी नफसी। ये कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर आप जाइए और शेयर ऑफ फादर में चले जाइए। वालिद साहब ZF कब होंगे? जब किड्स में बेटा पोता पर पोता हो। वालिद साहब ZF कब होंगे? जब किड्स में बेटी पोती पर पोती मौजूद हो। इसकी मौजूदगी में वालिद साहब असबा भी बनते हैं और उसके बतौर इनको रेसिड्यू R मिलता है। लेकिन हमारे केस में कोई किड्स ही नहीं है तो वालिद साहब क्या बनेंगे? केवल असबा बनेंगे। और असबा के अंदर कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? C2 का मतलब C2 कैटेगरी। ये क्या है? C2 कैटेगरी। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कैटेगरी है इसमें असबा बी नफसी के अंदर वालिद साहब जो हैं कैटेगरी नंबर 2 के अंदर है, तो इसको लिख दिया असबा C2 कैटेगरी 2। और जो ब्रदर आ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे पास? वो भी असबा हैं लेकिन वो किस में आ रहे हैं? वो AC3 में आ रहे हैं। तो जो क्लोजेस्ट होगा ऑर्डर ये फॉलो होगा। तो नियरेस्ट कौन है? सही बुखारी की हदीस ही कहती है कि जो जबिल फ्रूज हैं पहले उनको दे दिया जाए और जो बचेगा रेसिड्यू वो करीब तरीन यानी नियरेस्ट मेल रिलेटिव्स के लिए होगा। अगर उसके साथ में उसका फीमेल हो जाए जैसे बेटा बेटी या पोता पोती फिर तो दोनों को जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये असबा बी नफसी है, ये कैटेगरी 2 में आ रहा है। जो कैटेगरी 1 के अंदर कौन आता है? कैटेगरी 1 के अंदर सन आता है, यानी C1 के अंदर सन आता है, ग्रांड सन आता है। C2 के अंदर फादर आते हैं, ग्रांड फादर आते हैं। C3 के अंदर रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं। फिर उनके किड्स आते हैं, यानी उसके बाद फिर उनके किड्स आते हैं। C4 के अंदर आपके पास रियल अंकल आते हैं, रियल अंकल आते हैं, फिर आपके पास पैटर्नल अंकल आते हैं, फिर उनकी औलादे आती हैं। तो हमारी कैटेगरी में यहाँ पर जो ब्रदर हैं ये भी असबा बी नफसी ही हैं, बट इनकी कैटेगरी तीसरे दर्जे में है। पहला दर्जा बेटा पोता पर पोता, दूसरी कैटेगरी बाप दादा परदादा, तीसरी कैटेगरी भाई सगा भाई सौतेला भाई फिर उनकी औलादें, फिर चौथी कैटेगरी रियल अंकल पैटर्नल अंकल और उनकी औलादें। तो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट है वो कौन है? वालिद साहब हैं। वालिद साहब की मौजूदगी में आपके भाई बहन को हिस्सा नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, नो शेयर ड्यू टू फादर। ये कंडीशन तब भी सेम होती जब फादर की जगह पर यहाँ पर ग्रांड फादर होते
तब भी नो शेयर ड्यू टू फादर, तो वहां पे नो शेयर ड्यू टू ग्रांड फादर हो जाता है। तो वालिद साहब की मौजूदगी में आपके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं जाता, ना भाइयों को ना बहनों को। तो अगर किसी शख्स ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा, अपने वालिद साहब को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, चूंकि औलाद नहीं है तो बीवी का 1/4, माँ का 1/6 इसलिए हो गया चूंकि दो या दो से ज्यादा भाई बहन मौजूद हैं और वालिद साहब असबा बनेंगे, यानी रेसिड्यू वो लेके जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 में मदर प्लस फादर, ये ZF है, इसकी वैल्यू 1/4, सॉरी मदर प्लस वाइफ ZF है, ये 1/6 और ये वाइफ का कितना 1/4। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, कोई बताएगा 1/6 1/4 का? जी अस्सलाम वालेकुम, अभी क्लास में 10 मिनट लगेंगे भी आने में। 12. जी जी जी, कितना आएगा? 12. 12। 6 से 12 को कट करेंगे कितना आएगा? 6. 6 से 12 कट करेंगे कितना आएगा? 4 4 कैसे आ जाएगा? 6 का टेबल में 6 पढ़ 2 12 2 2 वो आएगा, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा 1/4 की जगह कितना आएगा? 6 4 से कट कीजिए 12 को। हाँ 3. 3, 4 3 अब आ रहा है, 4 3 जा 12, ऊपर कितना आएगा? 5/12। तो ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला? टोटल शेयर ऑफ ZF, ये टोटल शेयर ऑफ ZF निकला। तो अब अगर वालिद साहब का निकालेंगे तो आप डायरेक्टली यार यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बाकी जो सिंटेक्स तो हमने लिखवाए थे ताकि लोग सीख सकें पूरा तरीके से। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1 - 5/12, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये 12 हो जाएगा। 12 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/12। 7. तो अब सबके आंसर आप यहाँ निकाल लीजिए, इधर ही शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। मदर, फादर, वाइफ। मदर का हिस्सा फिक्स था 1/6, वालिद साहब चूंकि असबा थे तो उनकी वैल्यू निकालनी पड़ी। वाइफ का हिस्सा 1/4 था, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 7 और 10, ये 3 10 और ये 2 12, तो ये हो गया 12/12। आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। बाकी मैं होमवर्क पूरे हफ्ते आपको इससे रिलेटेड मैं देता रहूँगा जितने सवाल दिए गए हैं। किसी का कोई पर्सनल कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास ऑफ करेंगे फिर। मैंने एक केस आपके साथ शेयर किया था, उसको आपने मुझे बताया कैसे करना है। हमारे अंकल के घर का केस था वो। अच्छा, वो तो उसमें आपने, 3 हाँ हाँ 4 बेटियां थी और एक बीवी, 6 बहनें थी। उसके बाद एक डॉटर है कि उनका एक भाई भी थे जो इंतकाल हो गए। उनके भाई के 5 बच्चे हैं, क्या हिस्सा उनको भी जाएगा? पहले किसका डेथ हुआ है? हमें डेट ऑफ डेथ चाहिए। यहाँ पे जो हुआ है हस्बैंड का डेथ हुआ है पहले, हाँ जी। तो जो हाँ तो बाद में ही डेथ हुआ, उससे हस्बैंड पहले ही हुआ था। हस्बैंड का छोटे भाई के, हाँ हस्बैंड का डेथ। हस्बैंड के जो भाई थे उनका डेथ कब हुआ है? जी हस्बैंड से पहले या बाद में? हस्बैंड से पहले। पहले हुआ। तो फिर आपके पास जो कंडीशन बनती है यहाँ पर, हम्म ये उसके जो बन जाएंगे, यानी ये बन जाएंगे रियल ब्रदर के किड्स। हम्म रियल ब्रदर तो नहीं है बट रियल ब्रदर के किड्स मौजूद हैं। जी और ये जो 6 जो सिस्टर हैं वो किसकी हैं? ये इन्हीं की, बहनें हैं। ये इनकी सगी बहन है ना? हाँ जी। इनकी सगी, यानी दो, कहने का मतलब ये कि 2 भाई थे
2 ब्रदर्स थे, उनमें से हाँ। ब्रदर 1 की डेथ हो जाती है, तो ब्रदर 1 के ये 4 डॉटर हैं, उनकी एक वाइफ है, उनकी 6 बहनें हैं, और उनके रियल ब्रदर के किड्स मौजूद हैं। और ये जो B2 हैं आपके पास, इनकी डेथ जो है पहले हो चुकी, पहले डेथ इनकी हुई है और दूसरे नंबर पे नहीं डेथ इनकी हुई है, राइट? नहीं, बड़े भाई की डेथ पहले हो चुकी है। नहीं नहीं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं हस्बैंड के, ये इतने लोग मौजूद हैं, डेथ इनकी पहले हुई है, इनकी किसकी पहले डेथ हुई है? हाँ, इनकी जिनकी डेथ हुई है और जिनके इनहेरिटर है वो सके, उनकी डेथ बाद में हुई है। उनके भाई की डेथ उससे पहले हो चुकी है। नहीं, जिनके ये इनहेरिटर्स हैं, इनकी डेथ बाद में हुई है पहले हुई है? बाद में हुई है। इनकी डेथ बाद में हुई है, तो इनकी डेथ जी डेथ बाद में हुई है आपके पास, तो ये भाई तो जा चुके हैं ना आपके पास पहले वाले। जी 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 तो उनके जो मौजूद हैं, ये मौजूद हैं रियल ब्रदर किड्स, यानी ये इनका भतीजा मौजूद है, राइट? जी तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन में देखते हैं तो जो 4 डॉटर हैं ये ZF हैं, जबिल फ्रूज हैं, जी ये 2/3 हो जाएगा इनको। वाइफ ZF है, वाइफ का 1/8 हो जाएगा। अब एक हदीस मौजूद है कि अगर बेटी के साथ में, जो मैंने आपको एक बुक दी है जिसका नाम है इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम, रमजान की, रेड कलर में जो, जी उसके अंदर आप जी जाके देखेंगे तो हदीस मुबारक मौजूद है सही बुखारी की, कि बेटी के साथ में अगर सगी बहन हो तो वो असबा माँ गैरी ही बनती है। जी और ये जो रियल ब्रदर के किड्स हैं ये असबा बी नफसी ही हैं। जी तो अब ये भी असबा है और ये भी असबा है, इसमें से क्लोजेस्ट कौन है? रियल सिस्टर क्लोजेस्ट है या भाई के बेटे क्लोजेस्ट है? सिस्टर से क्लोजेस्ट है ना। सिस्टर क्लोजेस्ट है। तो जी ड्यू टू रियल सिस्टर, इसका आपके पास नो शेयर, कोई शेयर नहीं होगा। ठीक। को हम कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेटर जो कैसे चेक करेंगे उसको मैं चेक करना बता दूं आपको, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि भाई सारे लोग आंसर जब दें तो कभी कैलकुलेटर से ही देख के देना शुरू कर दें तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे साइट पे कैलकुलेटर भी मौजूद है जो डाला गया है, लेकिन अब सारे लोग, मैं क्वेश्चन दूं आपको, सारे लोग आंसर मुझे यहीं से लिख कर दे देंगे तो फिर आप अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेटर में भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गलती है। अब देखिए यहाँ पे कौन था, आपने कहा कौन मौजूद है मरने वाले की? 4 बेटियां, राइट? राइट। और दूसरा बीवी। बीवी, तो बीवी आपके पास एक हो गई। और बहनें 6। रियल सिस्टर 6, रियल सिस्टर, रियल फुल सिस्टर का मतलब रियल सिस्टर 6, ठीक। उसके बाद नेफ्यू, राइट? जी ब्रदर सन, सिस्टर जी सन इज नॉट एलिजिबल, ब्रदर सन का मतलब हो गया ये भतीजा, राइट? तो जी। भतीजे कितने? हाँ, दो। 2 भतीजे, 3 भतीजे। कुछ भी 3 डाल दें, भतीजे, 2 भतीजे। 3 जी भतीजे और 2 भतीजियां। तो यहाँ पे आपके पास भतीजियों का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो जबिल अरहम में चली जाती हैं, वो किंड्रेड में चली जाती हैं। अच्छा। तो यहाँ पर ये नेफी हो गए। अब यहाँ से अगर हम ये क्लिक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नेफ्यू कितना आ रहा है, 0। 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 1/8 वाइफ का, और 2/3 जो था, 2/3 था, उसमें कितनी डॉटर थी? 4। 4। तो 1 बाई 4 जब 6 ये है। करेंगे तो 2 से ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। जी तो हर एक डॉटर का कितना हो गया? 1/6। जी तो अब वाइफ का कितना? 1/8। जी। डॉटर्स का कितना? 2/3। सबका मिला के हाँ ये कितना आ जी जाएगा? 24। ये कितना आ जाएगा? 4 3 8 3 जा, और ये आ जाएगा 16। तो ये कितना हो गया? 19/24। आर की वैल्यू जी कितनी आ गई निकल के? 1 - 19/24, यानी 5/24। अब 5/24 में कितनी सिस्टर्स हैं? 6। 6। तो 5/24 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो 24
की अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चक 24 4 हो गया, 2 हो गया, 6 दूनी 12, तो 144 तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 144 आ रहा, राइट। राइट। तो यहाँ से भी आंसर लिया जा सकता है, बट अगर आपको जब निकालना आता होगा तो यू कैन फाइंड आउट कैलकुलेटर इज गिविंग द राइट आउटपुट और नॉट, क्योंकि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं गलत आउटपुट है। दैट्स वाई पूरा मेथड आप सीखिए, और जब मैं सवाल जी दूं करने के लिए तो ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें, तो वो चीटिंग हो जाएगा, फिर आप सीख नहीं पाएंगे, माइंड यूज नहीं होगा। तो इसका यूज जी। तब आप कर लें अपना सवाल निकालने के बाद, ठीक है ना। हम्म। तो आज के लिए यही क्लास खत्म करते हैं भाई, इसको अपलोड इंशाल्लाह कल करेंगे, वक्त हो गया है, और उसका यूआरएल फिर आपको भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पूरे हफ्ते हम सवाल आपको भेजते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।